सो हेलो कुडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। देखो, पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने रिकर्जन ही देखा था, लेकिन वो जो रिकर्जन था वो मेरा किस मेथड से था? स्टैटिक मेथड से। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, लेकिन अब जो हम देखेंगे वो विदाउट स्टैटिक मेथड होगा और बहुत लोग इसको भी यूज़ करते हैं। लेकिन देखो यार, कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ड पार्ट से ही बनाना है। आपको जो इजी पार्ट लगता है उससे बनाना। मेरे को स्टैटिक इजी लगता था, मैं इससे बनाता हूँ ज़्यादातर प्रोग्राम। लेकिन चलो वो मेथड भी देख लेते हैं। वो मेथड में क्या होता है ना, कि आप लोगों को थोड़ा सा स्टैक के कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को वो काम करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टैक क्या होता है। स्टैक सब मेरा एक तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेरा एक स्ट्रक्चर होता है जो मेरे लीफो पे वर्क करता है। लीफो पे, अब लीफो क्या होता है वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। पहले एक चीज़ समझो कि ये स्टैक सपोज कर लो एक टिफ़िन बॉक्स के जैसा है। अब थोड़ा सा अगर हम पुराना स्टाइल के टिफ़िन बॉक्स का बात करें तो देखते हो वहाँ पर बहुत सारा लेयर रहता है टिफ़िन का। तो वो टिफ़िन सपोज कर लो, या इसको आप एक बॉक्स सपोज कर लो। ठीक है, बॉक्स। तो ये बॉक्स है मान लो, या फिर टिफ़िन है सपोज कर लो। तो अगर ये बॉक्स में आपने सबसे पहले एक बुक डाला, ठीक है, एक बुक डाला, तो वो बुक कहाँ जाके स्टोर होगा? ऐसे नीचे जाके स्टोर होगा। ठीक है, ये पहला बुक है, ये पहला बुक है। फिर अगर आप सेकंड बुक डालोगे तो वो यहाँ पर जाके ऐसे लग जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? यहाँ पर ऐसे जाके यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। फिर थर्ड बुक आप डालोगे तो वो ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आप इस ऑर्डर में इसमें बुक डालते हो, तो जो सबसे पहला आपने बुक डाला था वो सबसे लास्ट में चला जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये एंड आपका जो ये एंड पॉइंट है वो क्लोज है, मतलब वो बंद है, तो आप इधर से कुछ भी निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मान लो कि आपको 1 नंबर का बुक निकालना है, तो आपको 3 को पहले बाहर निकालना होगा, फिर आपको 2 को बाहर निकालना होगा, तब आप जाके 1 को निकाल पाओगे। तो लीफो का मतलब क्या हो गया? लीफो का मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें मान लो अगर हमने यहाँ पर अभी 3 बुक्स डाला है, तो लास्ट में कौन सा इन हुआ है? आपका 3 नंबर वाला जो ये है वो सबसे लास्ट में इन हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले निकालेंगे, फर्स्ट आउट। तो ये जो सबसे लास्ट में घुसा है वो सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को सबसे नीचे वाले जो बुक है उसको निकालने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टैक बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेरा रिकर्जन है ये, अब देखो पूरी स्टैक पे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, मैं बस आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज देखो कुछ उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है और कुछ उसी टाइप का इस पे वर्क करता है। चलो, यहाँ पर और रिकर्जन का मैंने आपको बोला था कि एक पॉइंट हमेशा याद रखो इन रिकर्जन। अब देखो, आपको इतना प्रोग्रामिंग करने के बाद आपको एक चीज़ तो पता चला कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपका मेन फंक्शन में कोई पॉइंट पर एग्जीक्यूशन रुक जाए और वो फंक्शन पे चला जाए अपना काम करने। ठीक है, जैसा हमने फंक्शन कॉलिंग में देखा था कि जब फंक्शन कॉलिंग कहीं पर आता है अगर मेन फंक्शन में, तो अपना कंट्रोल जो है वो देख लेता है एक बार कि अच्छा यहाँ पर एक फंक्शन को बुलाया गया, तो फिर अपना काम धाम मेन फंक्शन में वहीं पर रोक के वो उस फंक्शन में जाके अपना काम करने लगता है आगे। ठीक है, ये मेन फंक्शन के आगे फिर जो भी लिखा है वो पोस्टपोन्ड हो जाता है कि जब तक ये फंक्शन बुलाया गया, तो जब तक ये फंक्शन का काम नहीं है वो नहीं हो जाता है तब तक आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपने देखा है। तो यह तो आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं हो गया अब कि फंक्शन बीच में अपना काम छोड़ के कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन रिकर्जन की फंक्शंस आर लेफ्ट अनडन and proceed to another function कॉल। ठीक है, मतलब ये तो आपको पता है कि रिकर्जन में क्या होता है कि फंक्शंस अपना काम अधूरा छोड़ के अनदर फंक्शन कॉल में चला जाता है। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम देखते हैं जो हमने फंक्शन में बनाया था। देखो यहाँ पर ये वाला जो मेरा पार्ट है, नहीं सॉरी, ये दूसरा प्रोग्राम खोलते हैं। अच्छा देखो ये वाला पार्ट देखो, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो होता क्या है कि जब हम मेन फंक्शन में आते हैं और जैसे ही सपोज कर लो कि हमने ये फंक्शन को कॉल किया है, देखो कहाँ गया ये फंक्शन, सॉरी ये वाला फंक्शन देखो, स्मॉल नम और एन, ये फंक्शन को कॉल किया, तो क्या होता है कि अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, फिर वो कहाँ पर चला जाता है? यहाँ पर आ जाता है, फिर वो यहाँ से अपना काम कैरी ऑन करना स्टार्ट करता है, राइट।
तो आपको पता है कि यहाँ पर अपना काम पोस्टपोन करने के बाद वो यहाँ चला गया, फिर यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद ही वो यहाँ पर आके आगे बढ़ता है। ठीक है, तो रिकर्जन में होगा क्या, रिकर्जन में थोड़ा सा बस उसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा कि रिकर्जन में जब आप एक फंक्शन को खुद को कॉल करोगे तो वो अपना काम उस फंक्शन को छोड़ के वो दूसरे फंक्शन, मतलब वो खुद में ही चला जाएगा लेकिन दूसरे वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आते हैं अपने, और यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे अब। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ फैक्टोरियल ऑफ एन निकालने का। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ एन निकालने का। अब ये प्रोग्राम हमने स्टैटिक से बना के रखा हुआ है, आपने देखा है, और वो बहुत इजी हो रहा था। अब हम क्या करते हैं ना, इसको फैक्टोरियल से नहीं बनाते, हम इसको सिंपल मेथड से बनाते हैं। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इंट फैक्टोरियल, ब्रैकेट में आपका एन आ रहा था, वहाँ पर हम दो पैरामीटर्स ले रहे थे, एक स्टार्टिंग पॉइंट 1 और एक एन जहाँ तक मेरे को जाना था। यहाँ पर बस हम एन लेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर बेस कंडीशन डालेंगे कि इफ़ तुम्हारा एन अगर इक्वल टू होता है 1 के बराबर। ये कोड हम पूरा आपको समझाएंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये समझ लो, रिटर्न, और यहाँ पर कर देंगे, अच्छा मेरे को एक आंसर भी बनाना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पर करते हैं एक आंसर बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट आंसर, उसको किससे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, 1 से, 0 से नहीं कर सकते। इस बार देखो हमने इसको स्टैटिक नहीं डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो होगा क्या कि हर बार इसका वैल्यूज चेंज हो सकता है, लेकिन असल में होगा नहीं, हम करने इसको देंगे नहीं, नहीं तो फिर मेरा तो भाई पर्पस ही फेल हो जाएगा, राइट। फिर हम यहाँ पर देंगे कि इफ़ अपना तुम्हारा 1 अगर n अगर 1 के बराबर है तो यहाँ से तुम क्या करो, रिटर्न 1 कर जाओ। अब हम यहाँ पर आंसर क्यों नहीं रिटर्न करा रहे हैं, 1 क्यों रिटर्न करा रहे हैं, सब चीज़ हम आपको बताएंगे, सब्र रखो बस थोड़ा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि n इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, ये चीज़ कर देंगे, आंसर इज इक्वल्स टू n-फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसको समझने के लिए हमको ये प्रोग्राम जो है पहले कोड में लिख लेते हैं, फिर एक दूसरे वाइट बोर्ड में चलते हैं और वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा सारा चीज़। ठीक है, हम यहाँ पर कोड में आते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे अपना इंट फैक्टोरियल, ब्रैकेट में डालेंगे इंट n। ठीक है, और यहाँ पर आके एक आंसर बनाएंगे जिसको हम स्टार्टिंग वैल्यू देंगे 1, बेस कंडीशन लगाएंगे कि अपना n अगर 1 के बराबर होता है तो मेरे को रिटर्न करना है 1। ठीक है, और फिर यहाँ पर होने के बाद आंसर इज इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, ये चीज़, और हम यहाँ पर एक और चीज़ डालेंगे कि रिटर्न आंसर, ये भी चीज़ डालेंगे। ठीक है, और एक बार हम इसको एक बार रन करके देख ले रहे हैं कि मेरा कोड में कोई बग वगैरह है कि नहीं। ठीक है, तो हम सिंपली एक यहाँ पर क्या करेंगे कि सी आउट करेंगे और फैक्टोरियल ऑफ 5 को कॉल कर देंगे। मतलब हम बस सिंपल अभी देखना चाह रहे हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको रन करते हैं तो देखो मेरे पास 120 मेरे को मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये वाइट बोर्ड पर चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या बना के रखा है कि 5 मैंने यहाँ पर डब्बे बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो पहला डब्बा है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि अपना जो फंक्शन है वो हम लिखेंगे ये 5 डब्बे में। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। हाँ, तो अब यहाँ से हर एक चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ प्रोग्राम में आते हैं, सबसे पहले तो क्या होगा कि अपने मेन फंक्शन में जाएगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, फिर सी आउट, मतलब उसको पता चलेगा अच्छा मेरे को कुछ आउटपुट निकालना है। फिर ये फंक्शन कॉल होगा फैक्टोरियल ऑफ 5। तो फैक्टोरियल कहाँ पर है, यहाँ पर है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ गया, हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे कि अभी मेन फंक्शन से कॉल हुआ है अपना जो फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन से तो स्टार्ट बार में ही कॉल होता है डायरेक्टली। ठीक है, और वहाँ से वैल्यू क्या पास हुआ है, n में 5 पास हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ ये मेरा सबसे पहला फंक्शन है। ठीक है, ये जो फैक्टोरियल है वो मेरा पहला फंक्शन है और ये किसके लिए कॉल हो रहा है, n इज इक्वल्स टू 5 के लिए, मतलब n में जो वैल्यू है वो मेरे पास 5 है, राइट। अब यहाँ पर देखो आंसर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लो ध्यान से, आंसर का वैल्यू क्या है 1। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आंसर क्या क्या बनाया गया है 1।
अब चेक करना है इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, क्या तुम्हारा n जो है क्या वो 1 के बराबर है। तो मेरे को क्लियर दिख रहा है n 1 के बराबर नहीं है, n मेरा 5 है, तो ये जो मेरा पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आंसर इज इक्वल्स टू, और हम यहाँ पर लिखते हैं अपना आंसर इज इक्वल्स टू n इंटू n क्या है यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5 इंटू। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, एक फंक्शन कॉल हो गया फिर से। ठीक है, अब देखो रिकर्जन में हम घुस रहे हैं, यहाँ पर तुम्हारा एक फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पर हम अंडरलाइन करते रहे, यहाँ पर तुम्हारा फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन खुद को कॉल किया है, लेकिन इस बार वैल्यू उसने क्या दिया है n-1। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ आपको पता चलेगा। पहला चीज़ कि यहाँ से अब आपका जो ये वाला फंक्शन है n इज इक्वल्स टू 5 के लिए, वो यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, फिलहाल हॉल्ट में आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनना, वो अपना काम यहाँ पर रोक देगा और खुद को कॉल करेगा। मतलब हमको नहीं दिखेगा वो चीज़ ऊपर ही ऊपर, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक खुद को कॉल करेगा। मतलब इस फंक्शन का सपोज कर लो एक कॉपी टाइप का यहाँ पर बन जाएगा और वो यहाँ पर खुद को ऐसे कॉल कर लेगा। अब ये एक सपोज कर लो पूरा नया ही फंक्शन बन गया। तो पहला चीज़ तो आपको ये पता चला कि अपना जो फंक्शन है वो अपना काम रोक के खुद को कॉल कर लिया है। अब देखो यार, इसको बहुत एकदम चौंक मत जाना कि भाई क्या हो गया, एकदम क्या नहीं हो गया। ये वैसा ही है जैसे कि मेरा मेन फंक्शन में काम रुक के हम लोग अपना आए हैं अभी इस फंक्शन में, तो इसमें भी वही हो रहा है। बस हम लोग अपना काम रोक के उस फंक्शन में, मतलब दूसरे फंक्शन में, वही फंक्शन में जा रहे हैं लेकिन दूसरी वैल्यूज़ लेके। तो इसमें कुछ भी ऐसा चौंकने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस फ़र्क क्या है, वहाँ मेन फंक्शन में मेरे को दिख रहा था कि अच्छा हम यहाँ पर अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं, बस यहाँ पर मेरे को नहीं दिख रहा है, वो अंदर ही अंदर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है n इज इक्वल्स टू 5 के लिए, ये फंक्शन को हमने कॉल किया था मेन फंक्शन से, ये फंक्शन यहाँ पर अपना काम छोड़ के जा रहा है, मतलब अंदर ही अंदर होगा। ये जो 5 इंटू लिखा हुआ है ना, वो एज इट इज़ रुका रहेगा। ठीक है, 5 इंटू रुक के वो आगे चला जाएगा। अब ये फंक्शन खुद को कॉल किया, लेकिन इस बार n-1 के लिए, तो देखो ये फंक्शन आ गया यहाँ पर फिर से। ठीक है, तो अब ये n इज इक्वल्स टू 4 के लिए कॉल होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि हमने n-1 के लिए कॉल किया, तो n अगर 5 है तो n-1 4 होगा। ठीक है, आते हैं। अब ये देखो तुम्हारा ये जो आंसर है ना, यहाँ भी फिर से 1 बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आंसर तुम्हारा 1 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसका टेंशन नहीं लेना आपको, क्योंकि एक बार ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया ना, तो फिर हम दोबारा इस पर आने वाले नहीं है कभी भी। ठीक है, चलो फिर से चेक करो, क्या तुम्हारा जो n है क्या वो 1 के बराबर है। क्लियर दिख रहा है n 4 है, 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। चलो अब फिर से क्या हो रहा है कि आंसर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखते हैं कि आंसर इज इक्वल्स टू n। n क्या है इस वाले फंक्शन के लिए, n का वैल्यू देखो यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू। अब जैसे ही यहाँ पर भी कुछ फिर से होने वाला था यार, यहाँ पर से फिर से क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है बार बार। जब आप कुछ करने जा रहे हो तो ये कमबख्त फंक्शन बीच में आ जा रहा है। तो अभी फिर से यहाँ पर दो चीज़ होगा भाई, कि अपना जो कंट्रोल है एग्जीक्यूशन इस पॉइंट पर रोक के, मतलब 4 इंटू यहाँ तक आया और रुक गया, यहाँ तक रुक गया और फिर आगे बढ़ेगा, फिर अपने खुद को कॉल करेगा। तो फिर देखो यहाँ पर एक फंक्शन है, इस बार n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि देखो इस वाले के लिए n का वैल्यू क्या था 4, तो हम यहाँ पर क्या करें n-1 कर रहे हैं, तो n-1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3, तो हम यहाँ पर लिखा है n इज इक्वल्स टू 3। फिर से देखो आंसर इज इक्वल्स टू 1 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर रिफ्रेश हो रहा है भले ही हर बार, लेकिन आखिर में मेरा मायने ये वाला पार्ट करेगा। क्या तुम्हारे n-1 के बराबर क्लियरली दिख रहा है, n-1 के बराबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या है इस फंक्शन के लिए 3 है, क्लियर दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू। अब ये जो फैक्टोरियल ऑफ n है, फिर से यहाँ पर एक फंक्शन खुद को कॉल कर ले रहा है। तो समझ रहे हो, एक फंक्शन का कॉपी पे कॉपी पे कॉपी बनते जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पर इस वाइट बोर्ड में इस फंक्शन का हर जगह कॉपी बना के रखा हुआ है। तो फिर से क्या होगा कि एक फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये काम यहीं पर रुक जाएगा। 3 इंटू बस हुआ और रुक गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन कॉल है, अब उसको दूसरे फंक्शन में जाना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पर दूसरे फंक्शन में चला आता है और यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो बन जाती है 2, और फिर से मेरा आंसर है वो बन जाता है 1।
मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आंसर 1 है, इसको आप नज़रअंदाज भी कर सकते हो क्योंकि ये 1 मायने नहीं रखेगा लास्ट में, मायने क्या रखेगा ये वाला पार्ट। चलो ये तुम्हारा n1 के बराबर है, क्लियर दिख रहा है n1 के बराबर नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू, अब फिर से कुछ होने वाला था यार कि फिर से एक फंक्शन कॉल हो गया। अब देखते जाओ, हर ये इन्फिनाइट तक नहीं जाएगा, अगर सोच रहे हो कि ये इन्फिनाइट तक चला जा रहा है तो नहीं, ये बेस कंडीशन हमने इसलिए लगाया है, ठीक है। चलो अब फिर से ये काम अपना रोकेगा और ये फंक्शन में चला आएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, ठीक है, n-1 करोगे तो क्या बन गया 1, आंसर फिर से क्या बन जाएगा आपके पास 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इफ n इज इक्वल्स टू 1, अब देखो ये पार्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इफ n इज इक्वल्स टू 1, क्या तुम्हारा n 1 के बराबर है, क्लियर दिख रहा है ये जो n है वो 1 के बराबर हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि रिटर्न 1 कर जाना है। अब ध्यान से सुनने यहाँ से हर एक चीज़ों को, अब जिसने रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो वो बहुत यहाँ पर मुश्किल में रहेगा, उसको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई कि आपको ये रिकर्जन समझने के लिए बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपका रिटर्न का कॉन्सेप्ट, कौन सा रिटर्न अपना कौन सा फंक्शन कहाँ पे वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। चलो रिटर्न 1, अब रिटर्न का काम कहाँ है कि मतलब जिस भी वैल्यू को इसको रिटर्न करना है, ठीक है, जिस भी वैल्यू को इसको रिटर्न करना है वो कहाँ पर करेगा, जहाँ से इसको कॉल लगाया गया हो, इस फंक्शन को कॉल लगाया गया हो, ठीक है। तो पहले तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि क्या ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होने वाले हैं, ये दोनों लाइन नहीं होंगे एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ से काट देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से मेरे को रिटर्न मिल गया, और रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है कि रिटर्न जहाँ कहीं भी मिल जाता है तो उसके आगे फिर आपने जो भी लिखा है वो मैटर नहीं करता है, राइट। तो अब ये रिटर्न कहाँ पर रिटर्न करेगा, ये 1 को, जहाँ से इसको कॉल लगा था, ये वाले फंक्शन को याद करो कहाँ से कॉल लगा था, यहाँ से कॉल लगा था, ठीक है, क्योंकि हमने फैक्टोरियल ऑफ n-1 को कॉल लगाया था तो वो यहाँ पर आया था, हमने देखा था, ठीक है। तो ये 1 है वो कहाँ पर रिटर्न करेगा, जहाँ से इसको कॉल लगा था, कॉल कहाँ से लगा था, ये जो रेड डब्बे में देख रहे हो यही मेरा फंक्शन कॉल है, यहाँ पर आके मेरा 1 ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आके मेरा 1 बैठ गया। तो अब यहाँ से एग्जीक्यूशन आगे कैरी ऑन होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था आंसर में n इंटू 1, अब यहाँ पर 1 आ गया तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो आंसर में अब क्या आ गया आपके पास 2, ठीक है, ये आंसर में आपके पास आ गया 2। तो इसको दोनों को भी यहाँ से हटाते हैं, आंसर में आ गया आपके पास 2। फिर आपको क्या करना है, रिटर्न आंसर कर देना है, तो आंसर की वैल्यू क्या है 2। अब ये रिटर्न कहाँ पर रिटर्न होगा, जहाँ से इस वाले फंक्शन को कॉल लगा था। अब इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल लगा था, देखो यहाँ से कॉल लगा था, 3 वाले फंक्शन से कॉल लगा था, ठीक है। तो आपने देख रहे हो कैसे अब हम नीचे आए एक एक स्टेप, अब हम ऊपर जा रहे हैं एक एक स्टेप, ठीक है। तो यही चीज़ हो रहा है। तो अब ये आंसर का वैल्यू जो 2 है वो आके यहाँ पर बैठ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n-1 की जगह, तो यहाँ पर आके आपका बैठेगा क्या 2। अब देख रहे हो ये जो आंसर इज इक्वल टू 1 था, इसका कोई भी काम नहीं रह रहा है। क्यों काम नहीं हो रहा है, अब आप बोलोगे कि भाई दो आंसर कैसे एक ही प्रोग्राम में आ रहे हैं, एक ही फंक्शन में आ रहे हैं। तो देखो हमने स्टार्ट में आंसर की वैल्यू भले ही 1 रखा था, लेकिन बाद में ये अपडेट भी तो हो रहा है ना, यहाँ पर देख लो अपडेट भी तो हो रहा है, ये चीज़ है। फिर से देखो अब यहाँ पर अपना काम रोका था, तो अब फैक्टोरियल ऑफ n-1 का वैल्यू जब इसको 2 मिल गया है तो अपना काम कैरी ऑन करेगा, 2 को यहाँ पर ऐसे पुट कर देगा, तो आंसर इसको मिला 6। फिर से क्या करना है, इसको रिटर्न आंसर कर देना है, मतलब 6 को रिटर्न करना जहाँ से इसको कॉल लगा था, इसको कॉल कहाँ से लगा था यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया आपका 6। अब 4 इंटू यहाँ पर क्या करोगे 6, हमने यहाँ पर 6 किया तो ये आ गया आपका 24 आंसर का वैल्यू। अब ये आंसर को आपको रिटर्न करना है जहाँ से इस वाले फंक्शन को कॉल लगा था, इस वाले फंक्शन को कहाँ पर कॉल लगा था, यहाँ पर n-1 से, तो यहाँ पर हम रख देंगे इसको 24, तो ये आ गया आपको 24। अब 5 इंटू 24 करोगे तो आपको मिलेगा 120, ठीक है। अब आंसर में आपको 120 मिला, तो अब ये 120 को कहाँ पर रिटर्न करना है, अब ये जो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, अब मेन फंक्शन से ही इसको कॉल लगा था, तो यहाँ पर आपका आ गया 120। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से क्या होता है कि हम एक बार नीचे जाते हैं, एक दफ़ा नीचे जाते हैं, फिर अपना वैल्यू पकड़ पकड़ के ऊपर आ जाते हैं। ये n- ये वाला जो बेस कंडीशन है इसको हमने इसलिए ऐसा रखा था ताकि जब मेरा 1 हो जाए तो वहाँ से हम रिटर्न 1 कर जाए, ठीक है। और ये प्रोसेस यार मेरे को पता है, फिर आपको अब लग रहा होगा भाई स्टैटिक ही बहुत ज़्यादा आसान है, मेरे को पता था स्टैटिक ही ज़्यादा आसान लगेगा, फिर भी ये प्रोसेस भी मेरे को समझाना था तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ये प्रोसेस भी यार ज़्यादा हार्ड नहीं है,
बस आपको इसको थोड़ा सा रफ में करके देखना होगा कि हाँ। और ये प्रोसेस जो है ना आपका किस पे वर्क करता है पता है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिटर्न कहाँ कहाँ पर अपना वैल्यू रिटर्न करता है, फिर एग्जीक्यूशन कहाँ पर रुकेगा, और जब उसको वैल्यू वापस आएगा तो वहाँ कहाँ से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों का आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको स्टैटिक अगर ज़्यादा आसान लगता है तो स्टैटिक से ही करो, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आपको बस ये चीज़ देखेगा, ये वाला पार्ट देखेगा कि हाँ एक फंक्शन खुद को बुला रहा है, यहाँ भी फैक्टोरियल है और ये फैक्टोरियल खुद को बुला रहा है, बस ये चीज़ देखेगा वो। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ उसके लिए मायने नहीं रखता है। अब चाहे स्टैटिक यूज़ करो चाहे ये वाला मेथड यूज़ करो। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है, इसको एक दो बार वापस देखो, और अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो इसके पीछे का प्राइमरी रीज़न है कि आपने रिटर्न का पढ़ा नहीं है अच्छे से, रिटर्न क्या काम कर सकता है मेरे लिए, या फिर आपने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं पढ़ा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कैसे काम करता है, कोई फंक्शन कहाँ पे अपना काम छोड़ के आता है, फिर वो वापस उसको वैल्यू मिलता है तो वापस से वो कंटिन्यू करने लगता है। ऐसा नहीं कि आप एक फंक्शन से जंप करके दूसरे फंक्शन में गए तो प्रीवियस फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो खैर आई होप आपको ये मेथड भी रिकर्जन का बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और फिलहाल इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।